हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगने वाले फ्लूइड के कारण फ्लूइड्स टोटल प्रेशर के बारे में स्टडी किया। आज लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस। ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो प्लेन सरफेस थी स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड था लो डेंसिटी का, और इसमें जो प्लेन सरफेस थी हमने हॉरिजॉन्टली रखी हुई थी जिसकी हाइट h थी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से। आज के लेक्चर में जो हम बात करें टोटल प्रेशर ऑन अ वर्टिकल प्लेन सरफेस, इसमें क्या है, जो हमारी प्लेन सरफेस है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रखी हुई है पानी लिक्विड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा कोई फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड हो गया, और ये है कोई प्लेन सरफेस जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में रखी हुई है, इस तरह से रखी हुई है। जो लास्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल थी वो इस तरह से रखी हुई थी। ठीक है, ये है वर्टिकल। तो हमने माना एक वर्टिकल सरफेस है और वो रखी हुई है पानी के लिक्विड के अंदर। ठीक है, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की मानी हुई है हमने हमने यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की है। ठीक है, तो हम शेप उसकी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, शेप कंफर्म नहीं कर रहे हैं कौन सी शेप की है। कोई भी शेप होगी बट किसी शेप की, बट उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ए, कैपिटल ए। ठीक है, एक्स बार है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान से सुननी है कि कौन सी टर्म क्या है। ठीक है, और जो रिलेटेबल है वो कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस या किससे रिलेटेड है ये चीज। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो हमने वहां पे देखा था गेज प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड कितना प्रेशर ऊपर है, और एब्सोल्यूट प्रेशर होता है कि एब्सोल्यूट जीरो से कितना ऊपर है। ठीक है, तो हमें इस तरह की जो टर्म्स होती है वो याद बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो एक्स बार था, टर्मिनोलॉजी तीनों केसेस चारों केसेस में हम सेम रखेंगे। एक्स बार, एच बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर, रो, ये सब तीनों केसेस में सेम रहेगा ताकि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो एक्स बार हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक्स बार था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट। जैसे कि माना इस सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ठीक है, तो इसकी फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने डिनोट किया है सी जी से। जैसे इस ये पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, जैसे हम ए बी सी देते हैं पॉइंट के नाम, ऐसे ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नाम दे रहे हैं सी जी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीपी हम नाम दे रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां पर टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं सीपी। हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में जो सीजी थे और सीपी थे वो सेम लेवल पे थे, इसलिए सेम कॉन्साइड थे। ठीक है, वर्टिकल के केस में हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर कोइंसाइड होते हैं या एक दूसरे से ऊपर या नीचे होते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे होता है, या सेंटर ऑफ प्रेशर ऊपर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी नोटेशंस की बात हो रही है, तो ए है टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, एक्स बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिनोट कर रहे हैं सीजी से, और सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पर टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं सीपी से। एच बार है सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, एक्स बार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री सरफेस से हाइट, और एच बार है सेंटर ऑफ प्रेशर की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट। क्लियर। रो है उस फ्लूइड की डेंसिटी जिस फ्लूइड में वो प्लेन सरफेस वर्टिकली रखी गई है। अब इन हाइट्स को हम एक बार डायग्राम फिगर में अच्छे से, आप फिगर में देख सकते हैं कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है हमारी रो। ये किसी भी एक आर्बिट्रेरी शेप का कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट हमने क्या की थी फ्री लिक्विड सरफेस से, एक्स बार। ओके, ये है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर। ये हमने एज्यूम किया है कि सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है।
हमने एज्यूम किया है, यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये नीचे ही क्यों आया है, जस्ट हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है और हमने इसकी फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट मानी है h बार, दिस हाइट। ओके, ये है इस टोटल प्रेशर जो इस पॉइंट पे लगेगा, जो हमको अभी अभी कैलकुलेट करना है कि कितना प्रेशर फोर्स इस पर लगेगा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, हमको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर फोर्स कितना लगेगा। हम इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर इस हाइट पर पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इसकी हाइट इस फ्री लिक्विड सरफेस से माना h1 है, h1 या x1 मान लेते हैं, माना x1 है। इस पॉइंट की बात करें तो वो अलग होगी कुछ, माना ये x2 है। ठीक है, ये हमने माना x2 है। इसी तरीके से अगर मैं और नीचे जाती हूँ, इस पॉइंट पे जाती हूँ, इस पॉइंट पे जाती हूँ और नीचे जाती हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरी हाइट इंक्रीज होती जा रही है x1 से x2। x2 क्या x1 से बड़ी है ना, x2 क्या x1 से बड़ी है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रो जी x1, रो जी x1। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा रो जी x2। x2 और x1 सेम तो है नहीं, तो मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर है। ठीक है, हम पूरी बॉटम तक जाते हैं तो इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल के केस में क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में हो रहा था, हमारी जो प्लेन सरफेस थी उसके हर पॉइंट्स फ्री लिक्विड सरफेस से सेम हाइट पे थे, इसलिए उसमें प्रेशर लग रहा था सेम रो जी एच। इस केस में वर्टिकल केस में क्या हो रहा है, इसमें जो हाइट है हमारी फ्री लिक्विड सरफेस से हर पॉइंट की डिफरेंट डिफरेंट है, तो प्रेशर भी डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है रोजी एच से, रोजी एच के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस पूरी सरफेस पर एक प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर पॉइंट पे लगने वाले प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे और उन प्रेशर को ऐड अप कर देंगे। तो जो पूरा प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, टोटल प्रेशर ऑन दैट वर्टिकल प्लेन सरफेस। तो इसके लिए हम एक तकनीकी निकाली, हमने क्या करा, हमने इस पूरी प्लेन सरफेस जो कि वर्टिकल है इसको हमने छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। स्ट्रिप्स मीन्स छोटी छोटी लेयर, जैसे ये और ये छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर लिया, पूरी वर्टिकल सरफेस को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये पार्ट इतने छोटे होंगे कि इन पार्ट पर जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, वो कैसे, जैसे ये जो हमने एक स्ट्रिप ली है dx लेंथ की, ठीक है, dx लेंथ के लिए, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है वो है b। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में फिगर में दिखाया हुआ है, चौड़ाई है इसकी b और हमने स्ट्रिप ली है dx लेंथ की। ये इतनी छोटी है कि ये वाली हाइट और इस वाली हाइट में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कम डिफरेंस आएगा। मीन्स ये मान सकते हैं कि इन दोनों हाइट्स का डिफरेंस बहुत 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 कम है। ठीक है, और बात करें इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, सेम लेवल पे है तो प्रेशर ऑलरेडी सेम होगा। ठीक है, हमको सोचना कहाँ पर है, हमको सोचना है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो हमको सोचना ही नहीं है। तो वर्टिकली जो हमने ये हाइट, जो हमने ये स्ट्रिप ली है dx, ये बहुत छोटी थिकनेस की है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम इस वाली पूरी स्ट्रिप पे प्रेशर इंटेंसिटी क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं। जो हमने ये स्ट्रिप ली है इसकी फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट है x, दिस। ठीक है, तो इतनी पतली है, इस स्ट्रिप इतनी छोटी है कि इस वाली लाइन की हाइट भी x है और इस वाली लाइन की भी हाइट भी x, x प्लस dx बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसी तरह की बहुत सारी स्ट्रिप्स हम इस सरफेस पर लेंगे, हर स्ट्रिप पर लगने वाले प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे और उनको ऐड करके हम पूरी वर्टिकल सरफेस पे टोटल प्रेशर फोर्स निकालेंगे।
ठीक है, तो हम आते हैं कि हमें वो करना किस तरीके से। तो हमने जो स्ट्रिप ली थी हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्रिप ली थी हमने हॉरिजॉन्टली, वो थी dx, थिकनेस थी उसकी dx, और विड्थ हमने लिया उसकी b। ठीक है, हमने देखा था कि उसकी जो डेप्थ है फ्री लिक्विड सरफेस से वो क्या है, x है। क्योंकि मैंने बताया था कि स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो बहुत छोटी है, इसलिए प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा स्ट्रिप पर सेम होगी। वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिप पर प्रेशर कॉन्स्टेंट क्या होगी, रो जी एक्स। एच, एक्स क्या है, मतलब जब रो जी एच होता है, एच क्या होती है, फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट होती है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, एक्स। इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स, विड्थ उसकी और उसकी थिकनेस। ठीक है, परपेंडिकुलरली कितना है माना, उसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू डी एक्स। तो इस स्ट्रिप की अगर टोटल प्रेशर फोर्स की हम बात करें, इस ओनली इस स्ट्रिप के लिए अगर हम टोटल प्रेशर फोर्स की बात करें, तो वो क्या होगा, प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो रो जी एक्स इंटू एरिया, दैट इज बी इंटू डी एक्स। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स। अब पूरी सरफेस पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबको हमें क्या करना है, एड अप करना है। एड अप को हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन। हर स्ट्रिप के लिए इसमें टोटल प्रेशर फोर्स आया डीपी, तो हर स्ट्रिप्स के लिए अलग अलग प्रेशर फोर्स आएंगे। ठीक है, और उनको हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। ये हमने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, और अपने जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्होंने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें करना है समाकलन, इंटीग्रेशन किसका, इस स्ट्रिप पर लगने वाले टोटल प्रेशर फोर्स का, किसके रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में, मींस एक्स डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। जो टोटल प्रेशर फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स, मतलब डीपी का इंटीग्रेशन, डीपी का इंटीग्रेशन, डीपी का समाकलन। जो डीपी था हमारा रो जी एक्स इंटू बी इंटू डी एक्स था। अब अगर x को मैं इधर ले लूं, तो b इंटू डी एक्स क्या था, डी ए, डी ए था b इंटू डी एक्स, स्ट्रिप का एरिया था। तो इसको मैंने, रोजी कांस्टेंट है इसलिए मैंने समाकलन से बाहर ले लिया है, और x इंटू डी ए। अब यहाँ पर ये देखना, जो ये x इंटू डी ए है, x इंटू डी ए का समाकलन, ये एरिया की फर्स्ट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है अबाउट एन एक्सिस, जो कि हम फ्री लिक्विड सरफेस की एक्स हाइट क्या है, फ्री लिक्विड सरफेस की हाइट है उस स्ट्रिप पे, तो हम ओ ओ एक्सिस मानते हैं अगर फ्री लिक्विड सरफेस को, तो उस एरिया का फ्री लिक्विड सरफेस ओ ओ के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मूवमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो अर्लियर स्कूल्स की क्लासेस में हम पढ़ते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड निकालना। उसमें हम क्या करते थे, किसी एरिया का कोई अगर जैसे ये आई सेक्शन, जैसे ये सेक्शन था, इस एरिया का पूरे सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको हम मानते थे 1 और इसको हम मानते थे 2। ठीक है, इसको हमने माना 1 और इसको हमने माना 2। हमें इस पूरी सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता था, तो माना इसका एरिया है A1। ठीक है, इसका हमने माना एरिया A1 और इसका हमने माना एरिया क्या है, A2। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम वैल्यूज रखते थे, क्योंकि ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू हमको पता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, सिमेट्री से हम बता सकते हैं, ऐसे इसकी हम सिमेट्री से बता सकते हैं। माना इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है x1, इनको हम x और y उसमें डिनोट करते थे। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है x1 y1 और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है, मतलब वैल्यू क्या मतलब डिनोट करता है पॉइंट, जब हम प्लॉट करते हैं x और y ग्राफ में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम x1 और y1 x2 y2 से नोट करते हैं। तो हम क्या करते थे, इस पूरे सिस्टम, इस पूरे सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे
x1 a1 प्लस x2 a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। यही करते थे। ये क्या होता था, ये होता था पूरे इस पूरे प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जब मैं ये a1 प्लस a2 क्या है, ये इस पूरे सरफेस का टोटल एरिया है। ठीक है, तो इसको अगर मैं पूरा टोटल एरिया ए लिख देती हूँ, कैपिटल ए से इसको मैं लिख देती हूँ टोटल एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, जब एरिया को मैं यहाँ ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इनटू उस प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार। अगर हम एक्स पे डिनोट कर रहे हैं एक्स बार, तो हम x1 a1 लेके चलते थे, और अगर हम y में लेके चलते थे तो क्या हो जाता है, ये y1 a1 प्लस y2 a2। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की x वैल्यू की, जिसको हम डिनोट करते थे x बार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स बार, a इंटू एक्स बार, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, a इंटू एक्स बार को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैं a इंटू एक्स बार को लिख सकती हूँ x1 a1 प्लस x2 a2। ठीक है, जो ये मैंने राम कहानी भी बताई है, इसका मतलब क्या है, मैं इस प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए क्या कर रही हूँ, मैं इस प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए एरिया, जो कि एक पहली सरफेस है a1, उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ x1 से। ठीक है, मतलब उस प्लेन सर उस वाली जो पार्ट है सरफेस का, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है x वैल्यू से। फिर उसको मैं ऐड कर रही हूँ सेंटर ऑफ सेकंड सरफेस के a2 x2 से। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब और भी अगर इसमें आगे और सरफेस ऐड होती और हमको पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना होता, तो हम इसमें आगे और ऐड करते x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 डैश 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 xn an तक। ठीक है, और नीचे टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो जो अब हम बात कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन की, x इंटू डी ए। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से वही है, x है उस एरिया की हाइट जिस एक्सिस के साथ रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, और dA क्या है, उस स्ट्रिप का एरिया। ठीक है, और अब हम और स्ट्रिप्स लेते जाएंगे तो वो हाइट भी चेंज होती जाएगी। तो एक तरह से हम कर क्या रहे हैं, x1 इंटू a1, फिर उसको हम ऐड करेंगे x2 इंटू a2 से, तीसरे को ऐड करेंगे x3 इंटू a3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये होएगा पूरी प्लेन सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है। ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करके, एरिया से। मतलब ये क्या था, एरिया का फर्स्ट मूवमेंट। एरिया का फर्स्ट मूवमेंट कैसे, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, a1 को जिस जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम उसका मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट मोमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ये हाइट हमने ली है उसको हम एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड मोमेंट आगे आएगा जिसमें हम x1 स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ द एरिया अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, एरिया को जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उस एक्सिस से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एरिया का मूवमेंट निकाल रहे हैं। हर स्टेप्स का मूवमेंट निकालने के बाद जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो होता है, उसको हम लिखते हैं a इंटू एक्स बार, मतलब पूरी प्लेन सरफेस का के सेंट्रोइड का मूवमेंट। ठीक है, तो अब अगर हम लैंग्वेज से बात करें तो इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द एरियाज ऑफ द स्ट्रिप्स अबाउट एन एक्सिस, जिसको आप समझ ही गए होंगे, which is equal to the product of area A of the surface and the distance x bar, जैसे कि मैंने अभी यहाँ आपको एक्सप्लेन किया था।
जब हम ए टोटल एरिया को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसको डिनोट करेगा, x1a1 प्लस x2a2 को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, x1a1 इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ऐड समेशन ही होता है। तो x1a1 प्लस x2a2 प्लस डैश डैश डैश, जितनी भी स्टेप्स लिए हैं हमने सबका एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एरिया इनटू उस पूरे प्लेन सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ए को किससे लिख देंगे, ए इंटू एक्स बार से। जब हम एक्स डी ए की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द वर्टिकल सरफेस व्हेन इट सबमर्ज्ड इन static mass of fluid, that is P is equals to rho g a x bar। इसको देख के तो थोड़ा थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस का याद आ रहा है, वो था हमारा रो जी ए और एच। ठीक है, अब इस केस में ट्विस्ट ये था कि जो ये एच था एक्स बार के ही इक्वल था। ठीक है, इसलिए हमने इसको एच ही रहने दिया। ओके, तो अगर याद रखने के पर्पज से अपन को रखना है कि दोनों केसेस में प्रेशर फोर्स सेम ही है, दोनों केसेस में। तीसरे केस में इंक्लाइन प्लेन सरफेस में भी यही प्रेशर फोर्स आएगा, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला आएगा वो प्रो जी ए एक्स बार, तीनों केसेस में यही यूज होने वाला है। दो केस में तो अभी अपन देख चुके हैं। हॉरिजॉन्टल केस में रो जी ए एच था, एच एक्स बार के इक्वल था, इसलिए चाहे यहाँ पर एक्स बार रखो चाहे यहाँ पर एच रखो। ठीक है, तो इस केस में रो जी ए एक्स बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं फॉर्मूले में, जो फैक्टर्स आ रहे हैं, उनका रो है डेंसिटी लिक्विड की, जी है ग्रेविटी, एरिया है उस वर्टिकल सरफेस का एरिया, और एक्स बार है प्लेन सरफेस जो कि पानी में डूबी या लिक्विड में डूबी हुई है, उस पूरी सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस गलत तब होते हैं जब ये एक्स बार हम डिफरेंट ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे ये दे रखा है आपको, एक रेक्टेंगल सरफेस दे रखी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, माना यहाँ से इसकी हाइट 3 मीटर है। ठीक है, ये वाली हाइट 3 मीटर है, और ये वाली हाइट जो है ये 2 मीटर है। तो कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक्स बार ले लेंगे ये 3 मीटर। ठीक है, जो कि ये 3 मीटर नहीं होगा, क्योंकि एक्स बार क्या है, फ्री लिक्विड सरफेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है। तो फ्री लिक्विड सरफेस ये थी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट क्या हो जाएगी, ये 2 और ये 3। ठीक है, 2 प्लस 3 ऐड करके हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू आएगी 5। इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान देना कि जो एक्स बार है ये फ्री लिक्विड सरफेस की हाइट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आज लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।